दूसरी तरफ रणविजय अपने कमरे में परेशान सा बैठा होता है। उसका फ़ोन रिंग करता है। हेलो साहब जी, जिस लड़की की फ़ोटो भेजी थी आपने, उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा है। बस आखिरी बार जब उसको देखा गया था, वो किसी गाड़ी से टकरा कर बेहोश हो गई थी। फिर वो गाड़ी वाले उसे अपने साथ उठाकर ले गए। कोई बात नहीं, तुम अपनी तलाश जारी रखो। पता नहीं कौन थे वो लोग जो अनीका को अपने साथ ले गए। पता नहीं किस हालत में होगी अनीका। कहीं एक मुसीबत से बचने के चक्कर में दूसरी मुसीबत में ना फंस जाए। हे भगवान, रक्षा करना उसकी। रात हो चली थी, पर रंजीत अब तक सोकर नहीं उठा था। दूसरी तरफ सुनीता जी बेबी को बुलाते हैं और खाना लगाने के लिए कहते हैं। वो डाइनिंग टेबल पर बैठी अपने सोच में गुम थे। वेद को गोद में लिए विक्रम नीचे आता है। चारों ओर नज़र घुमाकर देखता है, पर अनीका नज़र नहीं आती। उसने सोचा था कि मौका मिलते ही अनीका से माफ़ी मांग लूँगा। वेद उसकी गोद से उतरकर सुनीता जी के पास चला जाता है। विक्रम भी आकर बैठ जाता है। वो देखता है कि अनीका नहीं आई और ना ही माँ ने उसे बुलाया। बेबी खाना परोसने लगती है। वेद ने कहा, दादी, मम्मा कहाँ है? क्यों नहीं आई मम्मा? मैं उन्हें बुलाकर लाता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। सुनीता जी उसे आवाज़ लगाती है, पर वो नहीं सुनता। वहीं विक्रम सिर झुकाकर बैठा था। वो यही सोच रहा था कि अनीका का सामना वो कैसे करेगा। उधर कमरे में जाकर वेद अनीका से लिपट जाता है। मम्मा, चलो ना बाहर खाना खाने के लिए। सब आ गए हैं पर आप नहीं आए। अनीका उसे एकटक देखे जा रही थी। बाहर सुनीता जी सोच कर परेशान हो रही थी कि अब क्या होगा। तकरीबन 15 मिनट के बाद वेद वापस आता है। वो जाकर चुपचाप अपना खाना खाने लगता है। सुनीता जी और विक्रम उसको इतना शांत देखकर हैरान हो जाते हैं। सुनीता जी ने कहा, क्या हुआ वेद? तुम तो अनीका को लेने गए थे ना? वो खाते हुए बोलता है, हाँ दादी, उन्होंने कहा कि उन्हें भूख नहीं है, आप खा लीजिए। इस बार उसने अनीका को मम्मा नहीं कहा था और इस बात पर दोनों ही हैरान थे। विक्रम को अनीका के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो मन में सोचता है कि एक बार सामने आ जाती तो माफ़ी मांग लेता। अब सब खाना शुरू करते हैं। किसी के भी गले से खाना नहीं उतर रहा था। वेद अपना खाना पूरा करके, गुड नाइट दादी, गुड नाइट पापा, मैं सोने जा रहा हूँ, सुबह स्कूल भी जाना है, ये बोलकर वो चला जाता है। विक्रम के तो हैरानी का ठिकाना ही नहीं रहता। जो वेद किसी की नहीं सुनता, स्कूल न जाने के हजार बहाने ढूंढता रहता है। वो आज खुद से स्कूल जाने की बातें कर रहा है। यहाँ अनीका घर छोड़कर जाने की वजह से दुखी थी, तो वहीं विक्रम अनीका के साथ किए अपने बर्ताव को लेकर दुखी था। वो बेचैनी से अपने कमरे में इधर से उधर घूम रहा था। क्या ज़रूरत थी मुझे इतना गुस्सा करने की? माँ सही कहती है, अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। पर नहीं, बरस पड़ा मैं उस लड़की पर। अपने कमरे में घुटन सी होने लगती है उसको। वो खिड़की खोल देता है और खिड़की खोलते ही नज़र नीचे गार्डन में घूम रही अनीका पर जाती है। अनीका भी अपने ही ख्यालों में खोई गार्डन में इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। चांद की रोशनी उसके चेहरे को और भी चमकदार बना रही थी। ऊपर खड़े विक्रम की नज़र उस पर ठहर जाती है। वो मन ही मन सोचता है, अभी जाकर माफ़ी मांग लूँ क्या? यही सही मौका है। इस समय तो कोई है भी नहीं, पर क्या वो मेरी बात सुनेगी? पर अगर माफ़ी नहीं मांगूंगा तो भी चैन से सो नहीं पाऊंगा। ये सोचकर वो भी नीचे गार्डन की तरफ चल देता है। गार्डन पहुंचकर उसके कदम रुक जाते हैं। उसकी नज़र अनीका पर पड़ती है, जो गार्डन में रखे कुर्सी पर
आंखें बंद करके बैठी थी। विक्रम कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहा था, फिर भी वो अपनी पूरी हिम्मत जुटा करके उसके पास जाता है। अनिका को किसी के नज़दीक होने का एहसास होता है। वो झट से आंखें खोलती है, सामने विक्रम को देखकर चौंक जाती है और हड़बड़ाकर खड़ी हो जाती है, पर विक्रम की तरफ नहीं देखती। विक्रम खुद को मजबूत करते हुए बोलता है, वो मुझे तुमसे मतलब में। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। अनिका उसकी बात का मतलब समझ जाती है और बोलती है, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने वही किया जो आपको सही लगा। ये बोलकर वो विक्रम की बात को सुने बिना ही वहाँ से तेज़ी से निकल जाती है। मेरी बात तो विक्रम के शब्द मुंह में ही रह जाते हैं। वो सोचता है कि इसे कैसे पता चला कि मैं माफ़ी मांगने आया हूँ। चलो कोई बात नहीं, सुबह बात कर लूँगा, अगर मैडम सुनेगी तो। ये बोलकर वो भी अपने कमरे में चला जाता है। अनिका कमरे में जाकर दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर देती है। समझते क्या है खुद को, पहले कितना कुछ सुना दिया, अब चले आए माफ़ी मांगने। बड़बड़ करते हुए वो लेट जाती है और जल्दी ही उसे नींद आ जाती है। विक्रम भी कमरे में आ जाता है, आंखें बंद करके लेट जाता है, सो भी जाता है। पर कोई था जिसे नींद नहीं आ रही थी, और वो था रंजीत। अनिका के जाने से वो इतना बौखला गया था कि उसे हर वक्त शराब का सहारा लेना पड़ता था। अपने घर की टेरेस पर बैठा वो शराब की बोतल होठों से लगाए एक टक अनिका की तस्वीर को देख रहा था। वो बोलता है, कहाँ तुम्हारी खूबसूरत बाहों में सोना था और कहाँ मुझे तुम्हारी तस्वीर का सहारा लेना पड़ रहा है। कहाँ तुम्हारे नाजुक होठों का रस पीना था और कहाँ इन होठों को शराब का सहारा लेना पड़ रहा है। इसका अंजाम तुम भुगतने के लिए तैयार रहना अनिका शर्मा, तैयार रहना। ये रंजीत अपना हिस्सा पूरा करना अच्छे से जानता है। वो गुस्से से भर जाता है और टेरेस पर खड़े होकर ज़ोर से चिल्लाता है, अनिका। सुबह के 5 बजे अनिका की आंख खुली। घड़ी में टाइम देखकर वो उठ गई। हल्की हल्की ठंड थी तो एक शॉल ओढ़कर वो बाहर गार्डन में आ गई। बाहर आते ही उसकी नज़र सामने बुक शेल्फ पर गई। उसमें से एक किताब निकालकर वो बाहर आ गई। बाहर गार्डन में चल रही ठंडी हवा उसे बहुत सुकून दे रही थी। वो वहीं कुर्सी पर बैठकर किताब पढ़ने लगती है। हवा से उसके बाल लहरा रहे थे जो उसके चेहरे पर आकर उसे तंग कर रहे थे। फिर भी वो बेफिक्री से किताब पढ़ने में बिजी थी। विक्रम की घड़ी का अलार्म बजता है। वो तैयार होकर नीचे गार्डन में एक्सरसाइज करने आता है। विक्रम अपनी ही धुन में चला आ रहा था। अचानक चलते चलते उसके कदम रुक जाते हैं और नज़रें ठहर जाती है सामने बैठी अनिका पर, जो बुक पढ़ने में इतनी ज़्यादा बिजी थी कि उसे विक्रम के आने का एहसास ही नहीं होता। विक्रम मन ही मन, ये यहाँ अच्छी बात है, अभी बात कर लेता हूँ। वो उसकी ओर बढ़ने लगता है, फिर रुक जाता है। नहीं नहीं, सुबह सुबह वो बात करूँगा तो शायद बुरा लग जाए। फिर उठकर अंदर चली गई तो बाद में बात करूँगा। ये सोचकर दूसरी तरफ एक्सरसाइज करने चला जाता है, पर उसका सारा ध्यान तो अनिका पर ही होता है। उसका गोल चेहरा, गुलाबी होठ, पतली नाक, सुराहीदार गर्दन, बड़ी बड़ी आँखें। उफ! विक्रम के अंदर उथल पुथल मच गई थी। वो चाहकर भी अपनी नज़रें हटा नहीं पा रहा था। अनिका को अपने ऊपर किसी की नज़रें महसूस होती है। वो तुरंत नज़र उठाकर देखती है तो सामने विक्रम को देखकर हैरान रह जाती है, जो उसे ही देख रहा था। अनिका के देखने से विक्रम सकपका जाता है और दूसरी तरफ चेहरा कर लेता है। अगले ही पल अनिका
अपना सारा ध्यान किताब में लगा लेती है। लेकिन विक्रम बार बार चोर नज़र से उसे ही देख रहा था। ठंड के मारे अनिका के गोरे गाल लाल हो गए थे। अब विक्रम भी अपना सारा ध्यान एक्सरसाइज में लगा लेता है। थोड़े टाइम के बाद वो पानी पीने के लिए रुकता है तो न चाहते हुए भी उसकी नज़रें अनिका पर चली जाती है। वो देखता है कि अनिका किताब हाथ में लेकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। 2 बूंद आंसू उसके गाल पर आ जाते हैं। शायद वो कुछ ऐसा पढ़ लेती है जो उसकी ज़िंदगी से मिलता हो। उसके आंसू को देखकर विक्रम को अजीब सी बेचैनी होने लगती है। बिना कुछ बोले वो अपने कमरे में चला जाता है। अपने कमरे में जाकर जोर से टेबल पर लात मारता है। ये क्या हो गया था मुझे? क्यों मैं बार बार उसकी तरफ देख रहा था? क्यों उसका दुखी होना मुझे बेचैन कर गया? आखिर लगती क्या है वो मेरी? क्या रिश्ता है उसका मुझसे? वो अनिका नहीं है, मेरी अनिका नहीं है वो। माँ से कहकर जल्दी उसको यहाँ से भेजना पड़ेगा। पूरी पानी की बोतल वो उठाकर अपने सिर पर डाल देता है। दूसरी तरफ टेरिस पर रंजीत बेशुद्ध सा पड़ा हुआ था। कोई होश नहीं था उसे। तभी पानी का भरा हुआ जग उसके मुंह पर पड़ता है। वो एकदम से जाग जाता है सामने रणविजय को देखकर। भाई! रणविजय उसके सामने नींबू पानी रख देता है पर कुछ बोलता नहीं। रंजीत नींबू पानी पी लेता है। ये देखकर रणविजय वापस जाने लगता है। रंजीत उसे आवाज़ लगाता है, भाई! रणविजय के कदम रुक जाते हैं। वो पलट कर देखता है और बेहद शांत भाव से बोलता है, मुझे भाई कहने का हक तुम खो चुके हो। बहुत मौके दिए मैंने तुम्हें, पर अब और नहीं। ये सुनकर रंजीत के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो बड़ी मुश्किल से बोलता है, पर भाई! रणविजय अपने कदम आगे बढ़ा देता है। रंजीत पीछे से उसे कस कर पकड़ लेता है। नहीं भाई, ऐसा मत बोलिए। मेरा है ही कौन आपके सिवाय। प्लीज़ भाई। नहीं, कोई रिश्ता नहीं रह गया अब हमारे बीच। रंजीत ने कहा, नहीं भाई, ऐसा मत बोलिए। आप ही मेरे भाई हो। ऐसे कैसे रिश्ता नहीं रहा? रणविजय बिना कुछ बोले आगे बढ़ जाता है। रुक जाइए भाई, प्लीज़। रणविजय उसकी ओर देखता है और अपने दोनों हाथ बांधकर खड़ा हो जाता है। अगर तुम मुझसे रिश्ता रखना चाहते हो तो अनिका को भूल जाओ। रंजीत ने कहा, भाई! आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? ये आप भी जानते हो कि ये मुमकिन नहीं है। तो फिर ठीक है, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। रंजीत चिल्ला पड़ता है, भाई! आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। तुमसे ही सीखा है। तुमने भी किया था अनिका को ब्लैकमेल। रंजीत की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वो गुस्से से बोलता है, आपकी यही मर्जी तो यही सही, पर मेरे और अनिका के बीच कोई नहीं आ सकता। उसके लिए चाहे मुझे आपको ही छोड़ना क्यों ना पड़े। रणविजय मुस्कुराकर, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। फिर वो बेहद गुस्से से रंजीत के पास आता है और बोलता है, अगर तूने मेरी बहन को जरा सी भी तकलीफ़ पहुंचाने की सोची तो भगवान कसम 2 मिनट नहीं लगाऊंगा तेरा काम तमाम करने में। ये बोलकर रणविजय वहाँ से चला जाता है। रंजीत ने कहा, तो जाओ जाओ, जो करना है कर लो। उसकी वजह से मैंने आज अपना भाई खोया है। इसके बदले अब वो क्या क्या खोएगी ये तो मैं भी नहीं जानता। मिस अनिका शर्मा, हम दोनों भाइयों के बीच आकर तुमने अच्छा नहीं किया। फिर किसी को फ़ोन मिलाकर, हाँ, क्या खबर है? भाई, हमने पूरा शहर छान डाला। हमने सब अस्पताल भी चेक कर लिए, पर भाभी का कुछ पता नहीं चला। कोई भी एक्सीडेंट का केस नहीं आया है। रंजीत गुस्से में फ़ोन को पटक देता है। वो गुस्से से अपने बाल नोच लेता है। कहाँ हो तुम? ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया?
तुम मुझसे बच नहीं सकती, कोई नहीं बचा सकता तुम्हें। दूसरी तरफ सुनीता जी उठकर सीधा वेद के कमरे में जाती है, पर वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है वेद को देखकर हैरान हो जाती है। वेद खुद ही उठ गया था। सुनीता जी ने कहा, ये तुम वेद ही हो ना, जो किसी के उठाने से भी नहीं उठते, आज अपने आप ही उठ गए। तो और क्या, अब मैं बच्चा थोड़ी ना हूँ जो आपके उठाने का वेट करूँगा, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। अच्छा जी, तो चलो बड़े आदमी, अब नहा लो। वेद भागता हुआ नहाने चला जाता है। सुनीता जी उसके कपड़े निकालने लगती है। बाहर गार्डन में बैठी अनीका फिर से नजरें किताब में गड़ाए बैठी थी। विक्रम को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अब हाल ऐसा था कि कमरे में उसको बेचैनी हो रही थी और गार्डन में वो जाना नहीं चाहता था। उसने सोच लिया था कि अनीका के सामने नहीं जाएगा। वो नहाने चला जाता है, बड़बड़ करता हुआ कि अपने ही घर में किसी कैदी की तरह रहना पड़ रहा है। वेद नहाकर तैयार हो जाता है। सुनीता जी ने कहा, चलो अब नाश्ता कर लो वेद। वेद बाहर आता है। उसकी नज़र अनीका के कमरे की ओर जाती है, पर दरवाज़ा बंद होता है। वेद नाश्ता करने बैठ जाता है। विक्रम भी नहाकर तैयार हो जाता है। आज उसकी ऑफिस में कोई मीटिंग थी। विक्रम अपने असिस्टेंट से बात करते हुए बालकनी में आ जाता है। शुक्ला जी, मैं बस आ ही रहा हूँ, आप तब तक सब कुछ सेट करके रखिए। फ़ोन पर बात करते करते उसकी नज़र अनीका पर चली जाती है। मन ही मन, ये क्या सारा दिन यहीं बैठने वाली है, अब मैं चैन से अपनी बालकनी में भी नहीं आ सकता क्या? ये बोलकर वो अंदर जाने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र वेद पर पड़ती है। वेद जो कि गार्डन में आ जाता है। विक्रम ऊपर से दोनों को देख रहा था। अनीका एक नज़र वेद को देखती है, फिर वापस अपनी नज़रें किताब में गड़ा लेती है। ये देखकर विक्रम हैरान रह जाता है। तो वेद भी गार्डन में रखे झूले पर बैठ जाता है। ना तो अनीका से बात करता है और ना ही अनीका उससे। विक्रम ऊपर से देखते हुए सोचा, ये इन दोनों को क्या हुआ है, बात क्यों नहीं कर रहे हैं आपस में, क्या हुआ है दोनों को? उस दिन अनीका के कमरे में ऐसा क्या हुआ होगा? खैर, जो भी हुआ अच्छा हुआ कि वेद इस लड़की से दूर हो गया। वो अपने ही ख्यालों में गुम होता है कि इतने में कुछ गिरने की आवाज़ आती है। वो देखता है कि वेद झूले से गिर गया है। वो भागकर नीचे जाने को होता है, पर उसकी नज़र अनीका पर पड़ती है। अनीका भी भागकर वेद को उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है, पर वेद बीच में ही अपना हाथ दिखाकर अनीका को रोक देता है और खुद ही खड़ा हो जाता है। फिर अनीका की तरफ देखकर, आपके सहारे की ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। विक्रम हैरानी से दोनों की तरफ देखता है। वेद ये बोलकर वहाँ से चला जाता है और जाते जाते अनीका के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान छोड़ जाता है। विक्रम उसकी मुस्कान में खो जाता है, पर दूसरे ही पल वो अंदर आ जाता है वेद के पास। विक्रम परेशान होते हुए बोला, तुम्हें ज़्यादा तो नहीं लगी? दिखाओ मुझे। ओहो पापा, बिल्कुल भी नहीं लगी, तुम चुप रहो और मुझे देखने दो। विक्रम देखता है कि वेद के घुटने में खरोच आई है। वो उस पर दवाई लगा देता है और वेद से बोलता है, क्या था वो सब जो तुम नीचे कर रहे थे? वेद ने कंधे उचकाकर कहा, मैंने क्या किया? जब वो तुम्हें उठा रही थी तो तुमने उसे रोका क्यों और बदतमीजी भी करी? तो क्या हुआ? आपने ही तो मना किया था ना उनसे बात करने को, और ये भी कहा था कि वो मेरी कोई नहीं है। विक्रम उसकी मासूम सी बातों का कोई जवाब नहीं दे पाता। वेद ने कहा, चलिए पापा, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। हाँ चलो, विक्रम खोया हुआ सा बोलता है। दोनों नीचे आते हैं। विक्रम सीधा सुनीता जी के पास जाता है
और बोलता है, माँ कब जा रही है आपकी ये मेहमान यहाँ से? मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता किसी को अपने घर में। सुनीता जी कुछ कहने वाली होती है, तभी उनकी नज़र पीछे जाती है अनीका पर। सुनीता जी एकदम से बोलती है, अनीका। विक्रम पीछे पलटकर देखता है। अनीका उसके पीछे खड़ी थी। अनीका का चेहरा देखकर साफ पता चल रहा था कि उसने सब कुछ सुन लिया। फिर भी ज़बरदस्ती चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बोलती है, वो मैं आपको चाय का पूछने आई थी। और बिना जवाब सुने वो अपने कदम पीछे की ओर ले लेती है। तभी वहाँ बेबी आती है और अनीका से, लो दीदी चाय, आपने मांगी थी ना। पर अनीका ने जैसे कुछ सुना ही ना हो। उसके दिमाग में बस विक्रम के शब्द गूंज रहे थे कि ये कब जाएगी यहाँ से। उसे रंजीत की बातें याद आ जाती है। कहा था ना मैंने, मेरे अलावा अब तुम्हें कोई नहीं रखेगा, लौटकर तुम्हें मेरे पास ही आना है। अरे जब तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया तो कोई बाहर का क्या देगा? बोझ बन जाओगी तुम, नफरत होने लगेगी तुम्हें खुद से, अपने वजूद से। और रंजीत की शैतानी हंसी उसके कानों में शोर करने लगती है। उसे लगता है कि रंजीत उस पर हंस रहा है। उसका सिर घूम जाता है। वो अपना एक हाथ अपने सिर पर रख लेती है और बेसुध सी अपने कमरे की तरफ चलने लगती है। बेबी फिर से आवाज़ लगाती है, दीदी चाय। अनीका उसकी तरफ देखे बिना बोलती है, नहीं चाहिए। ये कहकर वो अपने कमरे की तरफ जाती है और कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है। सुनीता जी विक्रम की तरफ घुरकर देखने लगती है। विक्रम सिर झुकाकर, सॉरी माँ, मुझे नहीं पता था कि वो मेरे पीछे। सुनीता जी गुस्से से बिना कुछ बोले बाहर चली जाती है। विक्रम अपनी सिर पकड़कर वहीं बैठ जाता है। नन्हा सा वेद सब देख रहा था पर कुछ बोलता नहीं। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए आरजू तुम्हें पाने की कहानी पर।